इस YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कृष्णा क्लासेस द्वारा आपको वनडे एग्ज़ाम की लगातार प्रैक्टिस कराया जा रहा है। मैं पंकज सर आपको पिछले 2 क्लासों में, एक बायोलॉजी और एक फिजिक्स में, मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवाया है। और आज मैं फिर से एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ, एक नया प्रैक्टिस सेट लाया हूँ जो किसका होगा भैया? केमिस्ट्री का होगा। और इस केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान, ये केमिस्ट्री आप में यानी कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यानी जीडी हो, टीचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, रेलवे हो, या फिर कह सकते हो कि कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस आता हो, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये आपके लिए क्या होगा? लाभदायक होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप चैनल को क्या करिए भैया? शेयर करिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी आपको बढ़िया क्वेश्चन लाया जाए उसकी जानकारी आपको हो सके। तो बिना समय नष्ट किए आइए चलते हैं आज की प्रैक्टिस सेट की ओर और देखते हैं कि भैया पहला क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं भैया, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या होता है? बना होता है, या सर्वप्रथम किसने कहा था? तो जरा देखिए भैया, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सन 2002 में पूछा गया था और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए थोड़ा समझ लेते हैं पदार्थ के बारे में। यानी कह रहा है कि प्रत्येक पदार्थ, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा पदार्थ होता है, जिसको एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। या इसी को मैं अंग्रेजी में बात करूं तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? मैटर बोलते हैं। ये जो पदार्थ होता है, इस पदार्थ का निर्माण, अगर इसमें निर्माण की बात करूं तो इसका जो निर्माण होता है भैया, इसका निर्माण होता है किससे होता है भैया? सूक्ष्म कणों से। तो इसका निर्माण सूक्ष्म कणों से होता है। अब ये जो सूक्ष्म कणों से होता है, इसको किसने बताया? तो सबसे पहले किसने बताया भैया? कणाद ने बताया। किसने बताया भैया? कणाद ने बताया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, रदरफोर्ड यानी जो डाल्टन है, डाल्टन ने भी क्या बताया है कि जो हमारा पदार्थ होता है, ये जो पदार्थ होता है, ये भी क्या होता है? सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन उन्होंने इस सूक्ष्म कणों को एक नाम रखा। क्या नाम रखा था? उन्होंने बताया इसको परमाणु। जब बात करें परमाणु की, अगर बात करें परमाणु की, तो उसका जवाब वहाँ पर किसका नाम आएगा? डाल्टन का आएगा। ठीक है भैया। तो अब अगला चलते हैं, देखते हैं। और यहीं पर देखिए रदरफोर्ड भी आए हुए हैं। तो रदरफोर्ड को, जैसा कि आप जानते हो, इन्होंने अपने जीवन में कई सारी चीज़ों का खोज किया है। जैसे बात करें हम नाभिक की, तो नाभिक की खोज की बात करें तो किसने किया है? रदरफोर्ड ने किया है। या फिर हम बात करें प्रोटॉन की, किसकी बात करें भैया? प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की भी खोज किसने किया है? रदरफोर्ड ने भी किया है। अगर बात करें मोज़ले की, तो इन्होंने भैया क्या दिया है? अपना एक परमाणु मॉडल दिया है। हालांकि रदरफोर्ड ने भी क्या दिया है? परमाणु मॉडल दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? कणाद, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप लोग इसी तरह इस वीडियो में बने रहिएगा और मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करवाऊंगा। बस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आप लोग का ही प्यार मुझे क्या देता है? मोटिवेशन देता है। आप लोग जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, मुझे उतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी, मैं उतना ज़्यादा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और एक बात याद रखिएगा, आप विश्वास बना के रखिएगा। जब आप इस चैनल पर आए हो, अगर आपका विश्वास बना रहेगा, विश्वास बना के रखिएगा, यकीन मानिए आने वाले जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होंगे, जहाँ पर साइंस होगा, एक एक क्वेश्चन फंसाऊंगा। बस आप इस चैनल पे बने रहिए बस। चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो भैया क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक यौगिक है? निम्न में से कौन सा क्या भैया? एक यौगिक। तो समझते हैं कि भैया यौगिक क्या होता है। तो भैया यौगिक को समझने से पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पदार्थ के वर्गीकरण की। अगर ये जो पदार्थ है, अगर हम इसका क्या करते हैं भैया? वर्गीकरण करते हैं। अगर इस पदार्थ को हम क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। अगर इसको मैं बांटने की बात करूं तो इसको 2 भागों में सबसे पहले बांटा जाता है। सबसे पहले भागों में बांटा जाता है, एक तो बांटते हैं भैया किसमें? शुद्ध पदार्थ में। किसमें बांटते हैं भैया? शुद्ध पदार्थ में। और दूसरा क्या होता है? इसी को बांटते हैं किसमें भैया? अशुद्ध पदार्थ में।
अशुद्ध को ही हम क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मिश्रण। तो जो हमारा शुद्ध पदार्थ होता है इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं किसमें भैया? एक बांट देते हैं हम इसको तत्व में, और दूसरा बांट देते हैं किसमें? हम इसको यौगिक में। किसमें बांटते हैं? यौगिक में बांटते हैं। यौगिक में बांटते हैं। अब ये जो यौगिक होता है इसको भी हम दो ही भागों में बांटते हैं, एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। और जो हमारा तत्व होता है इसको हम तीन भागों में बांटते हैं, एक धातु, अधातु और उपधातु। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि यौगिक है, क्या है भैया? यौगिक। तो यौगिक जो होता है, यौगिक का निर्माण कैसे होता है? तत्व से। किससे होता है? तत्व से। जब आपका दो या फिर दो से क्या हो? अधिक क्या हो? तत्व हो। जब दो या दो से अधिक तत्व हो तब जाकर क्या बनता है भैया? यौगिक बनता है। तो जरा आप ऑप्शन को देखिए, यानी यहाँ पर क्या भैया? ओजोन। अगर आप ओजोन को देखोगे तो जिसको हम O3 से प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन का 3 परमाणु, ऑक्सीजन का 3 परमाणु मिलकर ओजोन का क्या करता है? निर्माण करता है। यानी ओजोन क्या होती है भैया? एक गैस होती है। क्या होती है भैया? गैस। यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर क्या करते हैं? ये O3 गैस का निर्माण करते हैं। तो यानी ओजोन क्या हो गई? हमारी एक गैस। यानी ये तो हमारा यौगिक हो नहीं सकता। लेकिन बात करें यहाँ पर किसकी? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र आप लोग जानते हो, क्या होता है? NH3। यानी इसमें देखोगे जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन है और क्या है? हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जरा देखो कितने तत्व हैं। एक तत्व ये हुआ और दूसरा तत्व हमारा क्या हुआ? ये हुआ। यहाँ पर 2 तत्व मिला है और जिसका नाम क्या है? अमोनिया। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिल जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? यौगिक। तो ये आपका क्या होगा भैया? अमोनिया हमारा क्या हो जाएगा? एक यौगिक हो जाएगा। और जैसा कि वायु जानते हो, वायु भी हमारा क्या होता है? गैस होता है। यानी ये विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, तो ये भी हमारा यौगिक हो नहीं सकता। और जो हमारा पारा होता है जिसका संकेत क्या होता है? Hg होता है, ये भी हमारा क्या होता है? एक तत्व होता है। ये क्या होता है? एक तत्व। लेकिन बात किसकी हो रही है? यौगिक की। तो यौगिक कैसे बनता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से बनता है। तो यहाँ पर आपका अमोनिया में सूत्र क्या होता है? NH3। आप देखोगे तो यहाँ पर 2 सूत्र हैं, यानी 2 तत्व हैं। एक तो आपका नाइट्रोजन है, दूसरा आपका क्या है? हाइड्रोजन। इन्हीं दोनों को मिलने से क्या बन गया है? अमोनिया। और अमोनिया हमारा क्या हो जाएगा भैया? एक यौगिक। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और देखिए ये क्वेश्चन पूछा कहाँ गया है? यूपी PCS 2012 में पूछा गया है। चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? परिवर्तन नहीं है भैया। जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। पहला चारों ऑप्शन में ए से पूछ क्या रहा है कि रासायनिक अपक्रिया नहीं है। यानी कहने का मतलब ये कि इसमें यानी 3 में तो ऐसा होगा जो रासायनिक अपक्रिया है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो रासायनिक अपक्रिया नहीं है। तो हमको ढूंढना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जिसमें रासायनिक अपक्रिया नहीं हो रही है। तो रासायनिक अपक्रिया को समझने से पहले आइए समझते हैं एक छोटी सी चीज। अगर मैं बात करूं यहां पर परिवर्तन की, अगर मैं बात करूं यहां पर किसकी भैया? परिवर्तन की। अगर कोई भी पदार्थ है, अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है तो 2 प्रकार का परिवर्तन होता है। जो पहला परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन भैया? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है कि जो भौतिक परिवर्तन होता है, इन परिवर्तन को आप क्या कर सकते हो? पुनः प्राप्त कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पुनः प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है इनको आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हो। इन्हें आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हो भैया। यानी कहने का मतलब ये कि अगर कोई पदार्थ है, अगर उसमें कुछ परिवर्तन हो गया तो वो पहले जिस अवस्था में था फिर से उसको आप उसी अवस्था में ला सकते हो, तब तो वो हमारा क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन अगर आप उसको उस अवस्था में नहीं ला पा रहे हो तो वो हमारा कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? वो
आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। यानी बीजों का अंकुरण, यानी बीजों का अंकुरण, क्या इसको यानी बीज जो है अगर वो अंकुरण हो गया है, फूट गया है, निखर गया है, बिखर गया है, तो क्या उसको आप फिर से उस अवस्था में ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। क्या कर सकते हो? नहीं ला सकते हो। तो मतलब ये कौन सा परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर? ये कौन सा परिवर्तन है? ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये तो भैया रासायनिक परिवर्तन होगा, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। आइए देखते हैं फलों का पकना, यानी अगर क्या फल पक जाता है तो क्या उसको हम फिर से कच्चा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी हमारा कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आइए देखते हैं रबड़ बैंड का खींचना। अगर मान लो कोई रबड़ है, अगर आप उसको खींच दे रहे हो, अगर उसको जब छोड़ोगे तो क्या वो पुरानी अवस्था में आ सकती है? यस, आ सकती है। मतलब इसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी अवस्था में? पुनः अवस्था में। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा परिवर्तन हुआ? ये आपका कौन सा? भौतिक परिवर्तन। जब ये आपका भौतिक परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब है कि ये रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रबड़ बैंड का खींचना। रबड़ बैंड का खींचना आपका क्या हो जाएगा भैया? रासायनिक भौतिक परिवर्तन। और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर एक ऑप्शन और है, भोजन का खराब होना। आप सोचिए जरा, अगर कोई भोजन क्या हो गया? खराब हो गया, तो क्या उसको हम सही कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। यानी यहाँ पर तीनों चीज़ें कौन सी अवस्था में है, कौन सी परिवर्तन में है? तो रासायनिक परिवर्तन में है। लेकिन रबड़ बैंड का खींचना ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या भैया? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि उदासीन क्रिया में बनता है भैया, उदासीन क्रिया से बनता है। आइए समझते हैं कि भैया उदासीन क्या होता है। तो ये जो उदासीन होता है, उदासीन जो क्रिया होती है ये होती क्या है, जरा इसको समझते हैं। तो ध्यान रहे इसके लिए, जब आपके पास क्या हो भैया? अम्ल हो। क्या हो? अम्ल हो। और इसकी क्रिया आप किससे करो भैया? क्षार से करो। किससे करो? क्षार से करो। तो इसके बाद यानी क्रिया के बाद क्या बनता है आपका? लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है। और प्लस क्या बनता है? जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। और इस पूरे प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? इसका जिसके निर्माण होता है उसको बोलते हैं उदासीन क्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो ध्यान रहे, जब आपका अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाता है? लवण बनाता है और जल बनाता है, तो उस क्रिया को हम बोलते हैं क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर एक एग्जाम्पल की, तो आपके पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारा एक अम्ल है। और बात करें यहाँ पर क्षार की, तो आपके पास क्या है? NaOH है, ये हमारा क्या होता है? एक क्षार होता है। अब इन दोनों को जब आपस में क्रिया करोगे तो क्या बनेगा? यहाँ से Na आएगा, क्या आएगा? Na, और यहाँ से क्या आएगा भैया? Cl, यानी ये क्या हो जाता है? इसको हम बोलते हैं भैया, ये किसका सूत्र है? ये नमक का। और नमक क्या होता है आपका भैया? लवण होता है। और फिर क्या बचेगा भैया? एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन हो यहाँ है, तो क्या हो जाता है? H2, और साथ में O है, तो ये किसका निर्माण हो जाता है भैया? जल का। जरा आप देखिए क्या बताया? अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाएंगे? लवण और जल। और इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आइए समझते हैं सही जवाब इसका क्या होगा। तो आप जैसा देख रहे हो स्पष्ट रूप से, इसका सही जवाब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आपको पता चल गया है उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल बनता है और क्या बनता है? क्षार। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। अभी तुरंत आपको मैंने बताया कि आपका यौगिक क्या होता है। तो भैया जो यौगिक होता है ये किससे बनता है? किससे बनता है? दो या दो से
अधिक क्या होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए भैया, 2 या 2 से अधिक क्या होना चाहिए, तत्व होना चाहिए। उन्हीं से क्या बनता है आपका यौगिक बनता है। जरा देखिए ध्यान लगा के, हमारा वायु, यानी वायु क्या है, वायु तो भैया मिश्रण है, किसका मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। ये तो क्या है भैया, गैसों का मिश्रण है। ये क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। कौन, वायु, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। और हमारा जल क्या होता है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो ये हमारा क्या होता है भैया, ये तो हमारा क्या है, एक यौगिक है। ये हमारा क्या है, एक यौगिक। और जो पारा होता है ये क्या होता है, Hg होता है भैया, Hg। तो इसका जो सूत्र होता है Hg होता है। और ये हमारा क्या होता है भैया, एक तत्व है। ये हमारा क्या है, एक तत्व है। आइए समझते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl होता है भैया। NaCl जो आपका है ये क्या है, इसमें देखो जरा, 2 तत्वों से मिलकर बना है, 2 तत्वों से मिलकर बना है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, एक यौगिक हो गया। क्या हो गया, यौगिक हो गया। जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से ना तो तत्व है, ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। तो ध्यान दीजिए, ये तो हमारा यौगिक है और ये हमारा तत्व है, ये भी हमारा क्या है, यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये तो भैया ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही जवाब ए, वायु। ये हमारा क्या है, ना तो तत्व है ना तो यौगिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा, चलिए निम्न में कौन सा आवेश रहित कण है। यानी जो बात कह रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा पार्टिकल कण है जिसमें क्या होता है, आवेश रहित होता है, मतलब उसमें आवेश नहीं पाया जाता है। तो आइए समझते हैं। मैं बात करूं यहां पर किसकी, आवेश की बात करूं भैया, किसकी, आवेश की। तो जैसा जानते हो कि आवेश 2 प्रकार का होता है, एक होता है भैया धन आवेश और दूसरा क्या होता है आपका ऋण आवेश। तो जैसा कि आप जानते हो, जो हमारा प्रोटॉन होता है इस पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। और जो आपका न्यूट्रॉन होता है इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। और जो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, यानी ऋण आवेश होता है। और भैया जरा देखिए ध्यान से, इनमें से कोई नहीं। तो भैया जरा देखिए ऑप्शन क्या हो सकता है इसका, ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलपीजी का पूरा नाम है। भैया एलपीजी का पूरा नाम है, अक्सर लोग एलपीजी का पूरा नाम क्या बताते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, लोग क्या बताएंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यही अक्सर बताते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से क्या है, गलत है। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद करिएगा भैया। और एलपीजी क्या होता है भैया, समझ रहे हो ना, जो आप लोग यानी हमारी मम्मी जो बहनें जो घरों में क्या बनाती हैं, खाना बनाती हैं, गैस सिलेंडर जानते हो ना भैया, उसी को बोलते हैं, उसमें गैस भरी जाती है ना, कौन सी गैस भरी जाती है, एलपीजी। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहीं गलती से भी आप इसको मत बता दिएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये गलती से भी आप लोग मत बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा स्वतंत्र रूप में रह सकता है। लो भैया डाल्टन आ गए, कौन आ गया, डाल्टन आ गए। तो डाल्टन का जहां पर भी नाम आता है वो कौन आता है भैया, परमाणु आता है। परमाणु सिद्धांत के अनुसार सबसे छोटा कण कौन सा होता है, यानी सबसे छोटा कण कौन सा होता है जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है। तो उनके अनुसार बताया गया था किसके बारे में, परमाणु के बारे में बताया गया था। किसके बारे में ये बताया गया था, परमाणु के बारे में बताया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत के खत्म होने का कारण बनती जा रही है। लो भैया ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे घरों में बहुत सारी क्या मतलब बहुत सारे लोगों के घर में क्या फ्रिज वगैरह यूज होता है ना, तो देखो भैया उसमें से गैस निकलती है जिसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करता है भैया, ओजोन परत का क्षरण कर रहा है। सोचो अगर ओजोन परत नष्ट हो जाएगी तो जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधा हमारी पृथ्वी पर पड़ेंगी, जो
अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो सीधा हमारी पृथ्वी पर पड़ेंगी, जिसकी वजह से त्वचा कैंसर की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ध्यान रहे भैया कि जो ओजोन परत है इसको खराब करने का कारण कौन है, कौन सी गैस है भैया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, अग्निशामक में कौन सी गैस का भैया प्रयोग किया जाता है। तो इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे भैया, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा जब कहीं पर आग वोग लग जाती है या फिर आप पेट्रोल टंकी पर तेल डलवाने कभी गए होंगे तो वहाँ पर देखो अग्निशामक यंत्र रखा रहता है। गलती से कभी आग लग जाती है तो उसको आग बुझाते हैं ना, तो उसमें देखो धुआं जैसे निकलती है ना गैस, धुआं जैसे, वो क्या होती है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी में 36 स्तंभों को कहा जाता है। तो भैया ध्यान रहे, जो हमारी आवर्त सारणी होती है वो अगर उसमें देखा होगा आप लोगों ने तो एक ऐसी लाइन होती है भैया, एक ऐसी लाइन होती है और एक ऐसी लाइन होती है। इस तरह की लाइनें होती हैं, दो तरह की लाइनें उसमें पाई जाती हैं। तो जो ये वाली लाइनें होती हैं इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। जो स्तंभाकार होते हैं यानी जो हमारी क्या होती हैं, खंबे की जैसे खड़ी रहती हैं लाइनें, उन खड़ी लंबों को क्या बोलते हैं, उन लाइनें को। तो उन लाइनों को भैया हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, जो पड़ी लाइनें होती हैं यानी 36 स्तंभों यानी जो 36 लाइनें हैं, जो ऐसी लाइनें गई रहती हैं, इन लाइनों को हम भैया क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 36 स्तंभों को कहते हैं, क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ध्यान रहे भैया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया। तो भैया जो आधुनिक आवर्त नियम है, जो आधुनिक आवर्त नियम है उसको किसने प्रतिपादित किया। तो भैया मोजले की बात करें तो ये तो है नहीं, ठीक है ना भैया। हाँ, इन्होंने आवर्त सारणी के बारे में बताया जरूर है लेकिन आधुनिक इन्होंने नहीं बताया है। तो भैया यहाँ पर बात करें किसकी, न्यूलैंड, सॉरी गलती, मिस्टेक। बात ये है कि ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक। बात यह है कि देखिए जो मेंडलीफ हैं, मेंडलीफ इन्होंने क्या बताया है, आवर्त सारणी के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है, आवर्त सारणी के बारे में बताया है। लेकिन मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में नहीं बताया है। इन्होंने जब आवर्त सारणी बनाई थी तो उसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी कमियां हैं। हालांकि इनको पुरानी आवर्त सारणी कह सकते हैं, पुरानी आवर्त सारणी के बारे में इन्होंने बताया है। जो डोबराइन है भैया, डोबराइन ने भी बताया है आवर्त सारणी के बारे में। न्यूलैंड ने भी बताया है। न्यूलैंड ने तो अपना अष्टक का नियम दिया है। लेकिन जब बात करें किसकी, आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया भैया, मोजले ने ही किया है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक भैया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए। देखिए जो सोडियम धातु होता है भैया वो बहुत ही ज्वलनशील धातु होता है, वो बहुत ज्वलनशील धातु होता है। अगर आप इसको कहीं पर खुले में छोड़ दो, अगर इसको कहीं पर खुले में छोड़ दो तो वो आग लगा देगी। आग इसमें बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, तो अगर आप इसको खुले में छोड़ोगे तो ये आग लगा देगी भैया। यानी कहने का मतलब ये कि ये ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा क्रिया करती है। तो भैया इसको अल्कोहल में तो रख नहीं सकते। मिट्टी का जो जल होता है इसमें भी ऑक्सीजन होता है, इसको इसमें भी नहीं रख सकते। तो देखिए जो मिट्टी का तेल होता है, जो मिट्टी का तेल होता है इसमें भैया क्या होता है, ऑक्सीजन नॉट प्रेजेंट। तो ऑक्सीजन इसमें भैया नहीं होता, तो इसको कहाँ पर रखना चाहिए, मिट्टी के तेल में। कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि ऐसा ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन से ऐसी चीज़ है या तत्व है, धातु या कुछ भी देगा कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि मिट्टी का तेल, तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। और आग लगाने के लिए आपको पता है क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। आग लगाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑक्सीजन मिट्टी के तेल में पाया नहीं जाएगा तो इसको इसमें हम क्या कर सकते हैं, आसानी से रख सकते हैं, आग नहीं लगेगी। तो इसलिए इसका
सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन की बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग की जाती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कौन से धातु प्रयोग की जाती है? भैया लिथियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहा कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? लो भैया आ चुके हैं कौन? रदरफोर्ड। यानी रदरफोर्ड ने क्या किया है? रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? तो देखते हैं कि देखिए जो रदरफोर्ड थे भैया, उन्होंने क्या किया था? सोने की पन्नी ली थी। क्या ली थी भैया? सोने की पन्नी ली थी। यानी इन्होंने लिया था स्वर्ण पत्र लिया था। यानी सोने की जो पन्नी ली थी तो उन्होंने इनमें अल्फा किरणों की क्या कराई थी? बमबारी कराई थी। जब अल्फा किरणों की बमबारी कराई थी तो इन्होंने इसमें कुछ चीज़ों को नोटिस किया। कुछ चीज़ों को नोटिस ये किया कि इसमें से कुछ किरणें ऐसी थी भैया, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फिर से समझते हैं, ध्यान से सही समझते हैं कि ये जो भैया रदरफोर्ड थे, इन्होंने क्या किया था? एक सोने की पन्नी ली थी और इस सोने की पन्नी पर अल्फा किरणों की क्या कराई? बमबारी कराई। तो इन्होंने कुछ चीज़ों को भैया क्या किया? नोटिस किया या देखा। तो इन्होंने 3 चीज़ों को इन्होंने देखा। पहला देखा कि जब यहाँ पर उन्होंने अल्फा कण, यानी जब अल्फा कण की बमबारी कराई तो इन्होंने 3 चीज़ देखा। कुछ किरणें ऐसी थी जो सीधा क्या हो गई? निकल गई थी, और कुछ किरणें ऐसी थी जो अपने मार्ग से क्या हो गई भैया? विचलित हो गई। अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई। और बहुत कम किरणों में से कुछ किरणें क्या हो गई? जिस मार्ग से गई और उसी मार्ग से क्या हो गई? वापस आ गई। तो उनसे ये पता चला कि ये जो परमाणु गोलाकार होता है इसके बीच में क्या होता है? एक धनावेशित भाग होता है। क्योंकि ये तो हमारा क्या होता है? ये धनावेशित अल्फा कण कैसा होता है? धनावेशित होता है। क्योंकि ये भी क्या था? धनावेशित था। इसलिए ये गई और टकराकर इससे क्या हो गई? वापस लौट आई। यानी अल्फा कण का जो प्रकीर्णन था, यानी जो अल्फा कण रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन था, ये किसकी मौजूदगी को बताता है भैया? किसकी मौजूदगी को बताता है? ये नाभिक के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? ये नाभिक के बारे में बताता है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? परमाणु के नाभिक के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन की किसकी मौजूदगी के बारे में बताता है, तो आपने देख सकते हो किसकी मौजूदगी के बारे में बताता है? नाभिक के बारे में बताएगा। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग याद करके रखिएगा। चलिए, और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मेरे द्वारा यहाँ पर जो भी कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, अभी तो आपकी प्रैक्टिस सेल चल रही हो, प्रैक्टिस सेट चल रही है। जैसे ही कुछ पेपर लगे हुए हैं, जैसे एसएससी का है, रेलवे का है, जैसे इनके पेपर हो जाते हैं, मैं इस यूट्यूब से पर आपको बेसिक टू एडवांस पूरा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एक एक चीज़, एक एक टॉपिक करवाऊंगा। बस आप लास्ट तक इस चैनल पर बने रहिएगा, आपको पता चलेगा, रिजल्ट आपको बोलेगा खुद आपका रिजल्ट। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आवेशित रहित कण है? शायद ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तो इसका सही जवाब आप लोग जानते हो कौन सा होगा? यानी जो न्यूट्रॉन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नींबू किसके कारण खट्टा होता है? तो भैया नींबू किसके कारण खट्टा होता है? तो भैया आप लोगों ने नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? अम्ल का नाम सुना होगा। अम्ल, किसका नाम सुना होगा भैया? अम्ल। अम्ल क्या होता है? जो स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। जो क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। कौन? अम्ल। जो अम्ल क्या होता है भैया? स्वाद में खट्टा होता है। लेकिन यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिए, ये तो हमको पता है, ये तो पता है कि नींबू जो होता है वो अम्ल के कारण खट्टा होगा। यानी नींबू किसके कारण? अम्ल के कारण। यानी किसके कारण? अम्ल के कारण क्या होता है? ये क्या होता है? खट्टा होता है। ये चीज़ आप जानते हो, लेकिन कौन से अम्ल के कारण होता है, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए ऑक्जेलिक अम्ल जो दिया गया है, आपको पता होना चाहिए ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? भैया इमली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इमली। यानी ऑक्जेलिक अम्ल के कारण क्या होता है? इमली हमारी खट्टी लगती है। फिर आते हैं दूसरा, एसिटिक अम्ल जो होता है भैया, एसिटिक अम्ल जो होता है ये किसमें पाया जाता है?
सिरकों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिरकों में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखो सिट्रिक अम्ल है, ये भैया किस में होता है? ये पाया जाएगा आपका किस में? नींबू में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा भैया? ये आपका पाया जाएगा नींबू। यानी जो आपका सिट्रिक अम्ल है इसी के कारण आपका नींबू क्या होता है? खट्टा होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। और जो आपका फार्मिक अम्ल है, जो फार्मिक अम्ल होगा तो भैया ध्यान रहे, जो लाल लाल क्या होती हैं? चींटियां होती हैं। जो लाल लाल क्या होती हैं? चींटियां होती हैं। तो भैया जो लाल लाल चींटियां होती हैं उन लाल चींटियों में क्या होता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। या फिर जो हमारा क्या होता है भैया? बिच्छू होता है। बिच्छू के डंक में, जो बिच्छू डंक मारता है ना, तो उसके डंक में कौन सा अम्ल निकलता है भैया? फार्मिक अम्ल निकलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी सी। यानी नींबू किसके कारण खट्टा होता है? तो नींबू सिट्रिक अम्ल के ही कारण खट्टा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा उपधातु है? यानी देखिए उपधातु क्या होता है? उपधातु, अगर मैं बात करूं उपधातु की, तो उपधातु वो होता है जिसमें क्या होता है भैया? जिसमें धातु प्लस अधातु दोनों के क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं। जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो भैया आर्सेनिक भी क्या है? उपधातु है। और आपको एंटीमनी भी क्या है? उपधातु है। और बिस्मथ भी क्या है? उपधातु है। यानी यहाँ पर तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं भैया? उपधातु हैं। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका इसका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलते हैं? यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो आपको चार ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं इनमें से ऐसा कौन सा क्या है तत्व है जो सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलते हैं? कार्बनिक यौगिकों का मतलब पहले समझ लीजिए आप लोग। तो कार्बनिक यौगिक जो आपके भैया क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। जो आपका कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक का मतलब ये होता है कि जिसमें क्या होता है? जिसमें कार्बन, जिसमें क्या होता है भैया? कार्बन, जिसमें कार्बन क्या होता है? उपस्थित होता है। जिसमें कार्बन क्या होता है? उपस्थित होता है, उसी को क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। मतलब कार्बनिक यौगिक क्या होता है? जिसमें कार्बन क्या होता है? उपस्थित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जरा देखिए, ऑक्सीजन मतलब O, यानी ऑक्सीजन मतलब O, कार्बन मतलब C, कैल्शियम, नाइट्रोजन। जरा ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी कार्बन। कार्बन ही तो वह चीज़ है ना जिसमें अगर कार्बन पाया जाएगा तो वो क्या बनेगा? कार्बनिक यौगिक। भाई जिसमें कार्बन नहीं पाया जाएगा वो कार्बनिक यौगिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे द्वारा बताया जा रहा है कि कार्बनिक यौगिक क्या? जिसमें कार्बन उपस्थित हो, दैट्स कॉल्ड कार्बनिक यौगिक। तो बात समझ में आई? सिंपल सी बात है। अगर कार्बन नहीं होगा तो वो कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। तो क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं आज यहीं पर सेशन समाप्त करता हूं। मैं फिर आपके अगले वीडियो में आपको मिलूंगा, और मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए गए हैं इनको आप अच्छे से तैयार करके रखिए। आने वाले परीक्षा में आपको क्या करेंगे? काम देंगे भैया। और हाँ, आपको जिस टॉपिक पर जिस तरह का वीडियो चाहिए बस आप कमेंट के माध्यम से बताइए, आपकी सारी डिमांड मैं आपको यहाँ पर पूरा करूँगा। और मैं जो भी आपको त्रुटि लगे आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं उस त्रुटि को क्या करूँगा भैया? दूर करूँगा। बस आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं भैया फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।